हेलो मेरे फिफ्थ क्लास के साथियों, कैसे हो आप सब लोग? आपको पता है कि आपकी हिंदी की बुक जो है वो एनसीईआरटी ने रिलीज कर दी है। चैप्टर 1 हम इसका ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 जो है एक लेसन है, एक स्टोरी है जिसका नाम है, टॉपिक है न्याय की कुर्सी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आइए सीधा चलते हैं और देखते हैं क्या है इस न्याय की कुर्सी का किस्सा। उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। उज्जैन प्राचीन का मतलब होता है दोस्तों पुरानी, और ऐतिहासिक का मतलब जो इतिहास में कुछ इम्पोर्टेंस रखती हो, जिसने कोई इम्पोर्टेंट हिस्ट्री हो जिसकी। तो उज्जैन हमें मालूम है कि बहुत ही जो है ऐतिहासिक नगरी है, बहुत ही पुरानी भी है, प्राचीन भी है। यहाँ वहाँ टीले थे। एक दिन लड़कों का एक झुंड वहाँ खेल रहा था। एक लड़का कूदता भागता एक टीले पर चढ़ गया। अचानक वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसने इधर उधर देखा कि किस चीज से ठोकर लगी है। उसको एक बड़े चिकने पत्थर के अलावा और कुछ नहीं दिखा। वह उठकर गया और अपने मित्रों को बुलाकर वह शिला दिखाई। फिर शान से उस पर बैठकर बोला, ये सिंहासन मेरा है। मैं राजा हूँ और तुम सब मेरे दरबारी। तुम अपनी अपनी फरियाद लेकर आओ, फिर मैं उनका फैसला करता हूँ। तो दोस्तों इस पैराग्राफ में हमें बताया है कि उज्जैन में कोई एक बहुत बड़ा मैदान था। उस मैदान पर छोटे-छोटे से टीले बने हुए थे, और उन टीलों पर जो है लड़कों का एक झुंड, मतलब बहुत सारे बच्चे जो है वहाँ खेल रहे थे। और एक लड़का जो है कूदता भागता एक टीले पर चढ़ गया, जहाँ वो ठोकर खाकर गिर गया। उसने इधर-उधर देखा तो उसको कुछ दिखाई नहीं दिया, मगर जिस चीज़ से ठोकर लगी थी वो एक चिकना पत्थर था। इसके अलावा उसको वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दिया। वह उठकर गया और अपने दोस्तों को बुलाकर लाया, और उसने वो उन सबको वो शिला दिखाई। फिर शान से उसके ऊपर बैठकर बोला कि ये मेरा सिंहासन है, मैं राजा हूँ, तुम सब मेरे दरबारी हो। तुम अपनी-अपनी फरियाद लेकर आओ और मैं उसका जो है फैसला करूँगा। जैसा कि आप अभी ये पिक्चर में देख सकते हो, एक राजा बना हुआ है, कुछ मंत्री बने हुए हैं, कोई फरियाद लेकर आया हुआ है, कोई बता रहा है कि महाराज मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ न्याय कीजिए। दूसरे लड़कों का ये खेल दूसरे लड़कों को ये खेल पसंद आया। उसके दोस्तों को ये खेल पसंद आया। वह एक-एक करके आते और कोई काल्पनिक फरियाद सुनाते। काल्पनिक का मतलब होता है इमेजिनरी, जो रियल ना हो, सच ना हो, जो मन से हमने सोच रखी है। फिर गवाह बुलाए जाते, उनकी गवाही ली जाती। उसके बाद राजा बना हुआ लड़का उनसे सवाल करता और अपना फैसला सुनाता। इस खेल में उनको इतना आनंद आया कि वे रोज ही ये खेल खेलने लगे। शिकायतें सुनी जाती, अपराधी पेश किए जाते, बयान लिए जाते, फिर शिला पर बैठा हुआ लड़का अपना फैसला सुनाता। तो इस पैराग्राफ में हमें ये समझाया है कि जितने भी बॉयज़ थे उन सबको ये गेम बहुत पसंद आया, और वो सब एक-एक करके आते थे, अपनी कोई इमेजिनरी स्टोरी सुनाते थे, फरियाद सुनाते थे। फिर गवाह बुलाए जाते थे। गवाह कौन होते हैं? जो लोग गवाही देते हैं, उनकी गवाही ली जाती थी। और उसके बाद राजा, जो लड़का बना हुआ था, वो सवाल करता था और अपना फैसला सुना देता था। अब इस खेल में उन बच्चों को इतना मज़ा आने लगा कि वो रोज़ ही इस खेल को खेलने लगे, और शिकायतें सुनी जाती, अपराधी आते थे, उनके बयान लिए जाते थे, और फिर जो लड़का राजा बना हुआ था, वो फैसला सुनाता था। बात इधर-उधर फैलने लगी। लोग लड़के की न्याय बुद्धि की चर्चा करने लगे और कहने लगे कि अवश्य ही उस लड़के में कोई दैवी शक्ति है। तो जब ये बात दूर-दूर तक फैलने लगी तो सब लोगों ने जब डिस्कस किया तो ये बोले कि ये बच्चा तो बहुत ब्रिलियंट है, इसकी तो जो सोचने समझने की ताकत है, जो न्याय करने की ताकत है वो बहुत अच्छी है, लगता है इसमें कोई दैवी शक्ति है। एक दिन 2 किसान के बीच में ज़मीन को लेकर झगड़ा हुआ। मामला गंभीर था। चीले वाले लड़के की इतनी चर्चा थी कि वे राजा के दरबार में जाने की बजाय उसके पास गए और उसको अपने झगड़े के बारे में बताया। लड़के ने बड़ी गंभीरता से दोनों किसानों के बयान सुने। उसके बाद उसने जो फैसला दिया, उसे सुनकर वह दंग रह गए। तो अब इस पैराग्राफ में क्या है, एक बार क्या हुआ, 2 किसान थे जिनके बीच में कोई झगड़ा हो गया। तो उसको सुलझाने के लिए नॉर्मली वो लोग राजा के पास जाते हैं।
लेकिन जब उनको इस टीले वाले लड़के के बारे में पता लगा, तो उन्होंने राजा के पास जाने के बजाय इस लड़के के पास गए। इस लड़के ने उनकी सारी बातें सुनी और फिर जब उस लड़के ने फैसला सुनाया, तो वो दोनों ही किसान दंग रह गए। मतलब वो हैरान थे कि एक छोटा-सा बच्चा इतना अच्छा फैसला कैसे दे सकता है। उस दिन के बाद से तो नगर के सभी लोग अपनी फरियाद लेकर यहीं आने लगे। राजा के दरबार में कोई न जाता और ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़के के फैसले से उन्हें संतोष ना हुआ हो। धीरे धीरे ये बात राजा के कानों तक पहुंची। उसको बहुत क्रोध आया। उसने गरज कर कहा, उस छोकरे की ये मजाल कि अपने को मुझसे अच्छा न्याय करता समझे। मैं इन किस्सों में विश्वास नहीं करता। मैं खुद जाकर देखूंगा। तो यहाँ पर वो ये बता रहा है कि उस किसान के फैसले के बाद ये जो लोग हैं वो अपनी फरियाद लेकर इसी लड़के के पास आने लगे और राजा के दरबार में कोई भी नहीं जाता था। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि उस लड़के ने कोई फैसला किया हो और किसी को वो फैसला पसंद ना आया हो। जब ये बात राजा तक पहुंची तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि उस बच्चे की ये मजाल कि वो अपने आप को मुझसे भी अच्छा डिसीजन लेने वाला समझ रहा है। मैं हूँ किंग, मैं हूँ राजा, तो अच्छे डिसीजन मैं लूँगा कि वो लेगा? तो मैं इन किस्सों में विश्वास नहीं रखता। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई छोटा बच्चा जो है, वो इतने अच्छे फैसले कर रहा है। तो वो कहता है कि मैं खुद जाकर वहाँ देखूँगा। ऐसा कहकर राजा अपने लाव लश्कर के साथ उस मैदान में पहुँचा, जहाँ लड़के अपना प्रिय खेल खेल रहे थे। बड़ी देर तक राजा उनका खेल देखता रहा। वह स्तब्ध हो रह गया। उसने अपने मंत्री से कहा, लड़का सचमुच बहुत बुद्धिमान है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। इस न्याय बुद्धि के आगे तो बड़ों बड़ों का लोहा मानना पड़ेगा। तो जब राजा वहां पहुंचा और वो ये देख रहा था अपने जो भी उनके साथ साथी थे उन सबके साथ, तो वो बच्चे जो है अपना गेम खेल रहे थे और बड़ी देर तक राजा उनको जो है देखता रहा, उनका खेल देखता रहा। लेकिन वो हैरान हो गया और हैरान होकर अपने मंत्री से उन्होंने कहा कि ये लड़का तो वाक़ई में बहुत इंटेलिजेंट है। इतनी छोटी-सी उम्र में इतनी बुद्धि होना, ये जो है शॉकिंग है। और जिस तरीके से ये न्याय कर रहा है इसके आगे तो बड़े-बड़ों को भी लोहा मानना पड़ेगा। मतलब बड़े-बड़े लोगों को भी ये मानना पड़ेगा कि ये जो बच्चा है ये स्पेशल है, ये ख़ास है। उसी समय किसी ने राजा को बताया, लेकिन महाराज, ये तो रोज वाला लड़का नहीं है, वह बीमार हो गया है। इस कारण कोई नया ही लड़का टीले पर बैठा है। अब जब राजा को लगा कि यार ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है, तब किसी ने महाराज को बताया कि महाराज ये तो वो वाला लड़का ही नहीं है। आज वो लड़का आया ही नहीं है क्योंकि वो बीमार है। ये तो कोई और ही नया लड़का इस टीले पर बैठा है। ये तो और भी आश्चर्य की बात है। हो न हो, पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है। मैं इसकी जाँच करूँगा। तो जब राजा को पता लगा कि ये तो कोई दूसरा बच्चा बैठा है, तो राजा को लगा कि इसका मतलब है कि ये जो पत्थर की कुर्सी है, इसमें ही कोई चमत्कार छुपा हुआ है, मैं इसकी जाँच करूँगा। तो राजा का इशारा पाते ही उस स्थान को खोदकर पत्थर को बाहर निकाला गया। राजा ने देखा कि वे पत्थर नहीं, बहुत ही सुंदर सिंहासन था। उस पर बहुत बारीक और खूबसूरत मूर्तियां खुदी हुई थी। उसके चारों पायों पर 4 देवदूतों की मूर्तियां बनी हुई थी। चारों ओर खबर फैल गई। बात ही बात में वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। तो राजा ने जब इशारा किया, राजा ने जब कहा, तो उस टीले को बाहर उस पत्थर को बाहर खोदकर निकाला गया। राजा ने देखा कि वे पत्थर नहीं, वे तो बहुत ही खूबसूरत सा सुंदर सा सिंहासन था और उस पर बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल बारीक मूर्तियाँ खुदी हुई थी और 4 जो पाए थे, वो उन पायों पर देवदूतों की मूर्तियाँ बनी हुई थी। तो चारों ओर ये बात खबर फैल गई कि एक ऐसा वो है सिंहासन निकला है, उसमें ये ख़ासियत है, वो ऐसा है और बड़ी ही जल्दी वहाँ पर बहुत सारी भीड़ जमा हो गई। तो विद्वान पंडितों ने बताया कि वह कोई ऐसा वैसा सिंहासन नहीं था, सदियों पुराना राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और विवेक के लिए बहुत प्रसिद्ध थे।
तो जहाँ के वहाँ के जो कुछ इंटेलिजेंट लोग थे, समझदार लोग थे, नॉलेजेबल लोग थे, उन्होंने बताया कि ये ऐसा-वैसा सिंहासन नहीं है, ये तो कई 100 साल पुराना राजा विक्रमादित्य का सिंहासन। राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को ले जाकर दरबार में रख दिया जाए। उसने कहा, मैं इस पर बैठकर अपनी प्रजा की फरियाद सुनूंगा और उनका फैसला करूंगा। अगले दिन राजा दरबार में आया और सीधा उस सिंहासन की ओर बढ़ा। वह उस पर बैठने ही वाला था कि किसी की आवाज सुनाई दी, ठहरे। तो राजा ने क्या किया? राजा ने उस सिंहासन को ले जाकर अपने राज दरबार में रखवा दिया और कहा कि अब मैं इस पर बैठकर फैसला किया करूंगा। अगले दिन जब राजा उस सिंहासन पर गए और बैठने वाले थे तो उनको एक आवाज सुनाई दी, ठहरो। राजा ने रुक कर चारों ओर देखा, कोई नजर नहीं आया। वह फिर सिंहासन की ओर बढ़ा, फिर इसी प्रकार आवाज आई, ठहरो। इस बार राजा ने आश्चर्य से देखा कि सिंहासन के एक पाए पर बनी मूर्ति बोल रही है। तो जब राजा को आवाज सुनाई दी कि ठहर जाओ, तो राजा ने इधर उधर देखा, उसको कुछ नहीं दिखा। तो वो फिर से सिंहासन की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर आवाज आई, ठहरो। तो जब राजा ने ध्यान से देखा तो उसको बड़ी हैरानी हुई कि जो चार पायों पे देवदूतों की मूर्तियां बनी हुई थी उनमें से एक मूर्ति बोल रही थी। मूर्ति ने कहा, क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी चोरी नहीं की है? तो ये जो है उस मूर्ति ने सवाल पूछा। राजा ने लज्जा से सर झुकाया, लज्जा मीन्स शर्म से सर झुका लिया। ये सच है कि हाल ही में मैंने एक दरबारी की जमीन पर कब्जा कर लिया था क्योंकि मैं उससे नाराज हो गया था। तो राजा बोलता है, शर्मा कर बोलता है कि मैंने अभी एक जो दरबारी था उसकी जमीन को मैंने हथिया लिया क्योंकि मैं उससे गुस्सा हो गया था, तो मैंने उसकी जमीन छीन ली। तब तो तुम इस योग्य नहीं हो। मूर्ति ने कहा, तुमको 3 दिन तक प्रायश्चित करना होगा। ये कहकर मूर्ति अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। तो जब उस मूर्ति ने ये सुना कि राजा ने क्या किया है, चोरी की है, तो वह कहता है कि तुम इस सिंहासन पे बैठने योग्य नहीं हो। तुम्हें प्रायश्चित करना होगा और 3 दिन तक प्रायश्चित करना होगा। इतना कहकर वो जो देवदूत वाली मूर्ति थी वो अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। अब बची 3 मूर्तियां। राजा ने 3 दिवस तक उपवास किया और प्रार्थना की। चौथे दिन वह फिर दरबार में आया। जो ही सिंहासन पर बैठने लगा, दूसरी मूर्ति ने कहा, ठहरो। तुम विश्वास के साथ कह सकते हो कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला? तो 3 दिन बाद जब राजा सारे उपवास करके और फास्टिंग करके प्रार्थना करके वहां पहुंचता है, तो जो दूसरी वाली मूर्ति है वो पूछती है कि रुक जाओ, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला? तो राजा सकपकाया। झूठ तो उसने किसी न किसी मुसीबत से बचने के लिए कई बार बोला था। राजा पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़। तो राजा ने अपने आप को बचाने के लिए कई बार झूठ बोला था, इसलिए वो पीछे हट गया और दूसरी मूर्ति भी अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने 3 दिन तक फिर उपवास और पूजा पाठ किया। तीसरी बार वह फिर सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ा। हिचकिचाते हुए वे आगे बढ़ा। वे बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा, बैठने के पहले ये बताओ कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है? तो तीसरे बार जब वो वहां पर गया तो तीसरी मूर्ति ने भी उससे एक सवाल पूछा कि क्या तुमने कभी किसी को चोट पहुंचाई है? तो राजा फिर पीछे हट गया। तीसरी मूर्ति भी अपने पंख फैलाकर उड़ गई। फिर 3 दिन तक फिर उपवास और प्रार्थना करने के बाद राजा सिंहासन की ओर बढ़ा। उसके पैर लड़खड़ा गए। चौथी मूर्ति ने कहा, ठहरो। जो लड़के इस सिंहासन पर बैठते थे वे भोले भाले थे। उनके मन में कलुष नहीं था। कलुष का मतलब होता है पाप, किसी तरह का मैल। अगर तुमको विश्वास है तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। तो जब चौथे बार चौथी मूर्ति ने कहा कि तुम इस सिंहासन पर सिर्फ तब बैठ सकते हो जब तुम्हारे मन में कोई मैल ना हो, तुम्हारे अंदर कोई पाप ना हो। राजा बड़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसने मन ही मन कहा, अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ? मैं राजा हूँ। मुझे ज्यादा धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला कौन होगा?
मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य। तो राजा ने सोचा कि मेरे मन में तो कोई मैल है ही नहीं, मुझसे ज़्यादा पैसे वाला कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है और इंटेलिजेंट तो मुझसे ज़्यादा कौन ही होगा? मैं तो राजा हूँ, तो मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने लायक हूँ, ऐसा उसने सोचा। ये कहकर राजा सिंहासन की ओर दृढ़ कदमों से बढ़ा, लेकिन उसी समय चौथी मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। तो क्योंकि उन मूर्तियों को वो देवदूत की मूर्तियाँ थी, उनको सब कुछ पता था और उनको ये भी पता था कि राजा जो है झूठ बोल रहा है और इसीलिए वो राजा विक्रमादित्य का सिंहासन अपने साथ उड़ाकर ले गया और राजा जो है देखता रह गया। लीलावती भागवत राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से प्रकाशित स्वर्ग की सैर तथा अन्य कहानियाँ नामक पुस्तक से ये लिया गया है। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बोलिए। हेलो अध्यापक, ठीक है, बाय-बाय, हैव फन।